तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संस्कृति वर्सेस वेस्टर्न कल्चर। तो ये वीडियो मैं बनाने वाला नहीं था, लेकिन जब सर से पानी ऊपर आ जाता है तो बनाना पड़ता है। और बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई क्या रखा है भारतीय संस्कृति में और क्या ये पिछड़ापन है। तो मैं सोचता हूँ कि तुलना करना बहुत बेकार चीज़ है, लेकिन मैं मानता हूँ, लेकिन अब करना पड़ेगा तुलना और बताना पड़ेगा कि वेस्टर्न कल्चर जो हमारे भारत के लोग कैसे फॉलो कर रहे हैं युवा, और किस तरह ये शैतानी सभ्यता भारत को बर्बाद कर रही है। और मैं बता दूंगा कि इस वीडियो में अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया ना, मैं गारंटी देता हूँ आपको घिन आने लगेगी वेस्टर्न कल्चर से। और जो अंग्रेज़ की औलाद पैदा हुए हैं उनको तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, मानसिकता बना ही ली है तो उनका कोई क्या ही बोल सकता है। तो शुरू करते हैं भारतीय संस्कृति वर्सेस वेस्टर्न कल्चर। दोनों में अंतर बताऊंगा। वेस्टर्न कल्चर में आपको एक मैं क्लियर कर दूं कि इसमें अमेरिका भी शामिल है और कनाडा भी शामिल है। ये सब वेस्टर्न कल्चर में आते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो जो उन लोग की मजबूरी है वो हमारे यहाँ स्टेटस सिंबल बनते जा रहा है। तो सो कॉल्ड मॉडर्न पीपल इंक्लूड मी, ये वीडियो ध्यान से देखना। अगर कोई भी चीज़ हम दूर से देखते हैं तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वही चीज़ हम नज़दीक से जाकर देखें तो हकीकत कुछ और होती है। अगर किसी चीज़ को अच्छे से जानना है, चाहे वो सभ्यता हो चाहे इंसान हो, तो उसकी पब्लिक लाइफ को मत देखो, उसकी प्राइवेट लाइफ को देखो, उसकी निजी जीवन जो है ना वो देखो। क्योंकि पब्लिक लाइफ में वो कुछ भी ढोंग कर सकता है और फेक दिखा सकता है अपना, लेकिन निजी जीवन में वही कर सकता है जो हकीकत में वो है। तो शुरुआती करते हैं वेस्टर्न कल्चर से। आया कहाँ? यूरोपियन कंट्रीज से। यूरोपियन कंट्रीज़ को डिटेल में समझिए। यूरोपियन कंट्रीज़ के महान फिलोसफर द ग्रेट प्लेटो, अपने नाम सुना होगा प्लेटो का। यूरोपियन लोग ये कहते हैं कि द होल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज अ फुट नोट ऑफ प्लेटो, यानी प्लेटो यूरोपियन समाज का बाप है। प्लेटो की 2 बुक आती है, एक का नाम है द रिपब्लिक, एक का नाम है लॉस। ये दोनों बुक बहुत फेमस है पूरी वर्ल्ड में, खासकर यूरोप में। प्लेटो की सोच देखो क्या बोलता है वो। प्लेटो अपनी किताब में लिखता है जीवन का अंतिम उद्देश्य शरीर का आनंद, और इससे बड़ा कोई उद्देश्य नहीं है जीवन में। ये प्लेटो की सोच है। प्लेटो अपनी बुक में लिखता है शरीर का आनंद अगर प्राप्त हुआ तो इससे बड़ा दुनिया में कोई सुख नहीं है, इसलिए आनंद की प्राप्ति करो। कौन सा आनंद? शरीर का आनंद। आप सब समझते हैं। प्लेटो ये बोलता है कि अगर शरीर के आनंद में कोई सबसे बड़ी बाधा है तो वो ये बच्चे पैदा हो जाना है। प्लेटो का चेला जो अरस्तु, वो भी यही बोलता है। डिकार्ते, रूसो और लेबिनिज, जितने भी ये महान फिलोसफर हुए यूरोप में, ये सभी का एक ही कहना है कि प्लेटो की बात सत्य है। बच्चे बाधा बनते हैं शरीर के आनंद में, इनको बाहर फेंक दो या इनको कई अनाथ आश्रम में दे दो। अब आप खुद सोचिए, यूरोपियन कंट्रीज के महान फिलोसफर की ये सोच है तो उस देश का क्या हाल होगा। प्लेटो द ग्रेट यूरोपियन फिलोसफर का कहना है कि स्त्रियों में, महिलाओं में आत्मा नहीं होती, सिर्फ पुरुषों में होती है। प्लेटो अपनी बुक में लिखता है स्त्रियां तो ऐसी होती है जैसे मेज कुर्सी, जब चाहे इसको बाहर निकाल दो, जब चाहे नई बनाकर अपने घर लाओ। अब आते हैं वेस्टर्न कल्चर से निकला लिव इन रिलेशनशिप, जो भारत में बहुत प्रचलित है। तो लिव इन रिलेशनशिप मतलब बिना शादी के एक साथ रहना। मैं इसको बोलता हूँ ये कुत्ता संस्कृति। ये आया कहाँ से? वेस्टर्न कल्चर से। और जो वेस्टर्न कल्चर में इतना पॉपुलर नहीं है जितना भारत में हो चुका है। ये जैसे कुत्ते होते हैं ना, वही वाला हाल है ये लिव इन रिलेशनशिप का, कि हर जगह मुंह मारने वाला यही सिस्टम है ये लिव इन रिलेशनशिप में। यूरोप की सबसे बड़ी परंपरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मतलब एक स्त्री के साथ कभी नहीं रहना है, 10-20 चलते रहना चाहिए। और यही भारत में बहुत अच्छी तरह से फेमस चल रहा है। और मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ, यूरोप का समाज रखेलों में विश्वास करता है, पत्नियों में नहीं। यूरोप और अमेरिका में वेदर, वाइफ और वेल्थ, ये तीनों चीज निश्चित नहीं है कब बदल जाए, कब क्या हो जाए। वेदर की बात करें तो 9 महीने ठंडी पड़ती रहती है, कुछ पता नहीं है वेदर कब क्या हो जाए, कब भयंकर ठंडी पड़े, कौन मर जाए, कुछ पता नहीं। और बात करें वाइफ की तो अभी शादी हो रहा है आज और शाम तक उसका तलाक हो जाएगा और कल फिर वो शादी कर लेगी, कोई निश्चित नहीं है। और बात करें वेल्थ की तो सुबह करोड़पति है, शाम तक आप रोडपति हो जाओगे, कोई भरोसा नहीं है, मार्केट गिरेगा, खत्म। और भारत में ये तीनों चीज़ निश्चित है, वेदर, वाइफ और वेल्थ। वेदर पता लग जाएगा कि जून जुलाई में बारिश होता है, नवंबर दिसंबर से ठंडी शुरू होती है, हर चीज़ का पता है मौसम का। वाइफ 7 जन्मों तक साथ नहीं छोड़ती। लेकिन ये वेस्टर्न कल्चर के आने के बाद ये आप देख रहे हैं तमाशा, ये सब जो आजकल के हैं ना, वही फॉलो हो रहा है और कुछ नहीं। पहले की जो औरतें थी ना, कैसी भी थी ना, कम पढ़ी लिखी थी ना, वो बढ़िया थी, लेकिन आज की उल्टा है। वेल्थ की बात करें तो भारत वो देश है ना, दान देकर ना सोने मंदिर बन जाते हैं, कहीं नहीं मिलेगा पूरी देश में। भारत के लोग कंजूस कब से होने लगे? से ये वेस्टर्न कल्चर आया, क्योंकि हम लोग का संस्कृति दान करना सिखाता है। एक वर्ड है ना फेमिनिज्म, जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है और भारत में कुछ ज़्यादा ही चलता है ये सब चीज़, क्योंकि वेस्टर्न से आया तो इसको दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि वहाँ पर स्त्रियों को
कुछ नहीं समझा रहा था, क्योंकि प्लेटो बोलता है कि स्त्रियों में आत्मा नहीं होती। वहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यूरोप में क्या क्या होता था स्त्रियों के साथ। अगर कोर्ट में कोई मुकदमा चले तो उसमें स्त्री अगर गवाही देती है तो उसका कोई गवाही माना नहीं जाएगा। कानून बना था, कोई भी स्त्री को संपत्ति का अधिकार नहीं है। बच्चा इस दुनिया में आएगा कि नहीं सिर्फ ये पुरुष डिसाइड करेंगे, महिलाएं नहीं। यूरोप में 1950 तक तो महिलाओं को बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार भी स्त्रियों को नहीं था। ये हाल हो रखा था यूरोप में। एक यूरोप की बहुत बड़ी लेखिका जिसका नाम था सिमोन द बोवार, उसने इस चीज़ के लिए लड़ना शुरू किया, महिलाओं के हक के लिए। अब आप यही बताइए, हमने यही नकल अपने भारत में किया कि इसकी क्या ज़रूरत थी? आप मुझे बताइए, भारत में ऐसा कौन सा राजा हुआ जो स्त्री को समाज में वोट देने का अधिकार रोक दिया था? ऐसा कौन सा राजा हुआ जो स्त्री को संपत्ति का अधिकार रोक दिया? भारत में ऐसा कौन सा राजा हुआ जो स्त्री को परिवार में नीचे का दर्जा दिया? हमारी शास्त्रों में तो स्त्रियों के बारे में एक ही चीज़ बोली गई है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ पर स्त्रियों का स्थान सबसे ऊंचा हो वहाँ देवता भी निवास करते हैं, क्योंकि स्त्रियों में जो गुण है वो ईश्वरीय माने जाते हैं। आप ही बताइए, जहाँ पर स्त्रियों को भगवान का रूप माना जाता है उस जगह पर आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? अब सोच देखिए यूरोपियन समाज क्या सोचता है नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में। वो कहता है कि प्रकृति ये हमारे लिए बनाई गई है, इसको चाहे कैसे भी इसको काटो, चाहे इसको बर्बाद करो, ये हमारी मर्जी, क्योंकि ये हमारे लिए बनी है। भारतीय समाज क्या बोलता है? प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का तुम्हारा कोई हक नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ को तुमने बनाया नहीं उसे बिगाड़ने का कोई हक नहीं है तुम्हारा। यूरोप और अमेरिका इतना गरीब देश है, इस बात से आप समझोगे। यूरोपियन कंट्रीज़ की क्लाइमेट के बारे में बात करें तो 8-9 महीना यहाँ पर ठंडी ही रहती है और भयंकर ठंडी रहती है। क्लाइमेटिक जोन के नाम पे 2 ही है, ठंडी या बहुत ठंडी। भारत की बात करें क्लाइमेटिक जोन की तो भारत में मुश्किल से 3 या 4 दिन धूप नहीं निकलता है, बाकी हर दिन धूप निकलता है। और क्लाइमेटिक जोन की बात करें तो 16 क्लाइमेटिक जोन है, मतलब पूरे देश में जितनी भी क्लाइमेटिक जोन है अगर आपको देखना है तो भारत में आ जाइए, आपको हर क्लाइमेटिक जोन मिल जाएगा। ठंडा, गर्म, बर्फ़, हर इलाका। और यहाँ पे एवरी मॉर्निंग इज़ गुड मॉर्निंग है, और इसको गुड मॉर्निंग बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन लोग के यहाँ धूप नहीं निकलती इसलिए उन लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, और हमारे यहाँ हमेशा धूप रहती है। यूरोपियन कंट्री इतना गरीब देश है कि ले दे के 2 चीज़ पैदा होते हैं, आलू और प्याज। और भारत में ऐसा कौन सा फसल है जो भारत में नहीं होता? मेरे को बता दीजिए। खान पान की बात करें यूरोपियन सभ्यता की तो ले दे के 2 ही 3 चीज़ है, पाव रोटी, डबल रोटी, ब्रेड। और सब्जी बनाने की तो इन लोग की औकात नहीं है, क्योंकि बने बनाई जो इम्पोर्टेड सब्जी है डब्बे वाली वो खाते हैं ये सब। खान पान की बात करें भारत में तो गेहूँ से तो कम से कम 150 प्रकार की रोटियाँ बन सकती है गेहूँ से। और सब्जी के बारे में तो आप बात ही मत कीजिए। जब तक मैं जिंदा हूँ और जब तक मैं मर रहा हूँ हर अलग अलग प्रकार की मैं सब्ज़ी खा सकता हूँ, हर दिन नई नई सब्ज़ी। अब ये 3 महीने डबल रोटी, पाव रोटी, ब्रेड ये सब बचा के रखना है तो इसके लिए कोई तो सिस्टम चाहिए, को बचाना तो है। तो इन्होंने बनाया एयर कंडीशनर। ये उनकी मजबूरी है, ना कि स्टेटस सिंबल। यूरोप और अमेरिका में सब्ज़ी नहीं मिलती वहाँ पर ताज़ा, क्योंकि होती नहीं है, क्लियर बात है। और वहाँ पर डब्बे वाली सब्ज़ी दूसरे देशों से इकट्ठा कर करके ये लोग हफ्ते भर के लिए रखते हैं, और इसके चलते इन्होंने फ्रिज बनाया। और बनाया भी नहीं, ये तो भारत से ही सब टेक्नोलॉजी इन लोगों ने अपने नाम कर लिया और कुछ नहीं। तो ये सब डब्बे वाली सब्जी फ्रीजर में रखते हैं, तो इनकी ये मजबूरी है, ना कि स्टेटस सिंबल है। हम सब भारतीय क्या कर रहे हैं, ताज़ा खाना खाने वाले आदमी हम लोग ब्लाइंडली आँख बंद करके फॉलो कर रहे हैं ये वेस्टर्न कल्चर वालों को। अपने घर में फ्रिज, AC लगा रहे हैं। हम लोग की कौन सी मजबूरी है भाई? जी एक समय पे ठीक है, चलिए रख रहे हैं, लेकिन इसको स्टेटस सिंबल पे तो मत देखिए, ये उनकी मजबूरी है, स्टेटस सिंबल नहीं। यूरोप और अमेरिका इतना गरीब देश है कि दूध भी 7 दिनों का एक साथ खरीद के लाना पड़ता है, कि रोज़ का ताज़ा दूध भी पीने को नहीं मिलता। भारत देश की बात करें तो घर पर आकर ताज़ा दूध दे के जाता है, वो भी दोनों टाइम, सुबह और शाम। और स्वीट डिश के नाम पर योगर्ट, आइसक्रीम, केक, इनके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और भारत देश की बात कर ले तो 64 तरह की मिठाइयाँ हर शहर में बनती है। अब बात करते हैं एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदिक। एलोपैथी ये तो वेस्टर्न कल्चर से आया है, क्योंकि भारत में तो एलोपैथी का कोई नामो निशान नहीं था पहले के दशक में। एलोपैथी इसलिए बनाया लोग क्योंकि अपने पर्यावरण के हिसाब से बनाया, क्योंकि इन लोग गरीब देश, इन लोग के पास तो कुछ है नहीं, ना जड़ी बूटी से जंगल से लेकर कुछ नहीं है, और कोई भी एलोपैथी दवाई नहीं है, सब जहर है। और बस आपके शरीर में कितनी क्षमता है इसको झेलने की, वो आपके ऊपर निर्भर है। और भारत में जो आयुर्वेदिक की बात करें तो एलोपैथी का जो महान डॉक्टर भी है ना, वो भी बोलता है कि आयुर्वेदिक सबकी माँ है, इससे बड़ी कोई दवाई नहीं, चिकित्सा नहीं है। वही हमारे भारत के देश के लोग मर रहे हैं, जितना रोग से नहीं मर रहे उतना ये एलोपैथी दवाई से मर रहे हैं। अब आते हैं वेस्टर्न टॉयलेट, जो भारत में प्रसिद्ध हो गई है, जो कमोड हो गया वेस्टर्न। तो एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये उनकी मजबूरी है, ना कि स्टेटस सिंबल। क्योंकि देखिए 99% ऐसे यूरोप अमेरिका में है जिनको कॉन्स्टिपेशन हुआ है। क्यों? डबल रोटी, मैदा, ये सब खा के कॉन्स्टिपेशन ही होने वाला है ठंडा पानी पी के।
तो वेस्टर्न वाले ये जो इंडियन सीट में नहीं बैठ पाएंगे, इनको बैठने के लिए कम से कम 2 घंटे लगते तब इनकी टट्टी उतरती है। तो इन्होंने बनाया वेस्टर्न कमोड। वही भारत में क्या हुआ, इसको मजबूरी में नहीं, इसको स्टेटस सिंबल के तौर पे घर में लगा दिया गया है कि चलो शो ऑफ आएगा और हमारे घर में वेस्टर्न कमोड है। कोई भी संस्कृति को बर्बाद करने में किसी दूसरे का हाथ नहीं, अपना खुद का हाथ होता है। आज की युवा पीढ़ी, इसमें मैं भी शामिल हूँ, हम लोग के मन में इतना गंदा और हीन भावना पैदा हो गया अपने भारतीय संस्कृति कल्चर को लेकर। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं किसी भाई से बोल दूँ कि चल भाई आज धोती कुर्ता पहनते हैं, तो मेरे को वही से जज कर लेगा कि भाई ये तो गवार वाली बातें क्यों कर रहा है। और वही मैं अगर बोल दूँ कि चल फटे हुए जीन्स पहन लूँ, तो मेरे को मॉडर्नाइज और कूल समझेगा। ये हालत हो चुकी है भारत की। मॉडर्न होना सही है, लेकिन वेस्टर्नाइज होना बहुत खतरनाक। हमारे भारत के देश के लोगों को इतना गलतफहमी में रखा गया। हम लोगों को क्या लगता है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज के गोरे लोग हैं, इन्होंने हमको एजुकेट किया, हम लोग को बोलना सिखाया, हम लोग को सिविलाइज्ड बनाया, हम लोग को तो कुछ आता नहीं था, उन्होंने हमको इंग्लिश सिखाया। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये गलतफहमी में आप मत रहिए। इन्होंने जितना बर्बाद किया ना, किसी ने बर्बाद नहीं किया भाइयों। अगर भारतीय कल्चर आपको देखनी है, आगे संस्कृति देखनी है, सभ्यता देखनी है, तो भारत के किसी भी जगह में अभी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके देखिए, वहाँ के कल्चर चेंज हो जाते हैं, वहाँ की भाषा चेंज हो जाती है, वहाँ की मान्यता चेंज होती है, वहाँ के पूजा और पद्धति चेंज हो जाती है। ये होता है संस्कृति। इतना डाइवर्स होने के बाद भी भारत एक है, क्योंकि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, सर्व धर्म समभाव की बात करते हैं। यानी भले ही हमारी पूजा पद्धति अलग अलग हो, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही है, ईश्वर को प्राप्त करना। वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव हमारे इंडियन सोसाइटी पे इतना गहरा पड़ा है। पहले ज़्यादातर फैमिली जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, लेकिन अब देखिए बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में वही फैमिली सिंगल फैमिली हो चुकी है। और हमारे जो माँ बाप है, जब आते हैं तो हम लोग को गेस्ट की तरह दिखते हैं। ऐसा हो चुका है हमारा इंडियन सोसाइटी, अपने ही माँ बाप गेस्ट की तरह लगने लगते हैं और वही वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं। और कोई नहीं, आप छोड़ रहे हैं ना, तो आपका बच्चा भी एक दिन आपको छोड़ेगा, ये याद रखना। वेस्टर्नाइज कल्चर इतने पीक पर आ गया है कि आजकल के बच्चे जो है ना, वैलेंटाइन डे इतने खुश होकर मनाते हैं, जितना खुश होकर वो दिवाली और होली नहीं मनाते, क्योंकि उस समय उन लोग को दीपावली और होली के समय पॉल्यूशन दिखने लगता है। ये हाल हो रखा है हमारे भारत देश का। जिस समाज में अपना राष्ट्रभाषा बोलने में शर्म आए, अपनी मातृभाषा बोलने में शर्म आए, वो देश कहाँ रह गया, वो देश कहाँ रह गया बताइए आप। वो तो पूरा वेस्टर्नाइज हो गया अपना देश, कि हम लोगों ने सोसाइटी वैसा प्रदान कर दिया है कि जिस जगह पे अपनी मातृभाषा बोलनी चाहिए, अपनी राष्ट्रभाषा बोलनी चाहिए, उस जगह पे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। और इंग्लिश की औकात क्या है? भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज को बर्बाद करने का सबसे बड़ा ये काम ये इंग्लिश ने किया है, क्योंकि यहाँ पर ये स्टेटस सिंबल बन रहा है इंग्लिश। और मैं बता दूं कि इंग्लिश से रद्दी भाषा कोई नहीं है, क्योंकि इसकी जो वर्ड है वो भी बहुत कम है और इसने कई जगह से तो उधार लिए हैं। उधार ले लेके तो ये इंग्लिश एक लैंग्वेज बना है, कई लैटिन से, कई जर्मनी से, कोई डच से, तो कोई अलग अलग जगह से इन्होंने लेके एक इंग्लिश बनाया है। सबसे कम शब्द इंग्लिश में है। और एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए और समझ लीजिए कि जितने भी वैज्ञानिक बने हैं ना, वो अपनी मातृभाषा में पढ़कर ही बने हैं, ना कि इंग्लिश में। एग्जाम्पल के लिए आप APJ अब्दुल कलाम को ले लीजिए, ये जितने महान वैज्ञानिक हैं ना, उनके ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ लीजिए। इतनी औकात होती तो जापान जैसा देश जो अपनी मातृभाषा में पढ़ाकर इतना डेवलप हुआ है, वो नहीं होता आज। और यूरोप और अमेरिका में कौन से डांस है? मुश्किल से 5-6 डांस होंगे हिप हॉप, और 2-3-4 होंगे। देश की बात कर ले तो हर स्टेट का अलग अलग डांस है और हर डांस 7 साल पुराना है और हर डांस एक एक चीज़ को दर्शाता है और समर्पित है भगवान को। मैं अंतर नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर है, अंतर करना बेकार है। लेकिन जो हमारे भारत देश के लोग हैं, वो अपने डांस को या कल्चर को लेके हीन भावना मत रखे। मैं बस ये चाहता हूँ, अंतर में आ जाऊँ ना तो ये कुछ नहीं है वेस्टर्न कल्चर। और कोई बोलता है कि वेस्टर्न कल्चर और भारत की संस्कृति में क्या अंतर है, मैं बोलता हूँ कुछ नहीं अंतर है, बस छोटा सा अंतर है। मैं आपको बता देता हूँ। भारत देश में 16 साल की उम्र में हमारी बेटियाँ गर्भवती नहीं हुई, 14 साल की उम्र में हमारे बच्चों ने कोई गलत काम नहीं किया, 18 साल की उम्र में भारतीय बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालते, 21 वर्ष की आयु में हमारे बच्चे बाहर जाके पैसा कमाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। विशेषता और मूर्खता में फ़र्क बताता हूँ आपको। 8 महीने ठंड पड़ने के कारण कोट पैंट पहनना उनकी विशेषता, और शादी वाले दिन भरी गर्मी में कोट पैंट डालकर बारात लेकर जाना हमारी मूर्खता। ताज़ा भोजन ना उपलब्ध होने के कारण सड़े हुए आटे का पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, ये सब खाना यूरोप की विशेषता। और 56 भोग छोड़ 400 रुपये की सड़ी हुई पिज़्ज़ा खाना हमारी मूर्खता। ताज़ा भोजन की कमी के कारण फ्रिज का इस्तेमाल करना यूरोप की विशेषता। और रोज़ 2 समय बाजार में ताज़ा सब्जी मिलने पर भी और हफ्ते भर की सब्जी मंडी से लाकर फ्रिज में ठूस कर उसे सड़ा कर खाना हमारी मूर्खता। जड़ी बूटियों को ज्ञान न होने के कारण जीव जंतुओं के हाड़ मांस से दवाई बनाना उनकी विशेषता। आयुर्वेद जैसे महान चिकित्सा ग्रंथ
होने के बावजूद उन हाड़मास की दवाइयाँ उपयोग करना हमारी मूर्खता। पर्याप्त अनाज न होने के कारण जानवरों को खाना उनकी विशेषता। 1600 किस्मों की फसल होने के बावजूद भी जीभ के स्वाद के लिए किसी मीरहीन प्राणी को मारकर उसे खाना हमारी मूर्खता। लस्सी, जूस और दूध ना पीकर कोल्ड ड्रिंक पीना उनकी विशेषता। और 36 तरह के पेय पदार्थ होते हुए भी इस कोल्ड ड्रिंक जहर को पीकर खुद को मॉडर्नाइज और कूल बनना, ये हमारी मूर्खता। लास्ट में आपको यही बोलूँगा कि अपने भारतीय संस्कृति पे गर्व कीजिए, क्योंकि ये हमारी पहचान है। ये हज़ारों साल पुराना इतिहास है हमारा। ये 2 कौड़ी के वेस्टर्न कल्चर अभी आए हैं तो अभी अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि हो सकता है वेस्टर्न कल्चर में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन मैं इसको शैतानी सभ्यता मानता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।